गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जीवों का विकास इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हजारों लाखों प्रकार की संख्या में जीव पाए जाते हैं और उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, हम आसपास इन जीवों को देखते रहते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ जीव ऐसे हैं जो पहले तो पाए जाते थे परंतु अब विलुप्त हो चुके हैं। उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इनमें से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि हमारे देश में कई जगह पर इनके अवशेष समय समय पर मिलते रहे हैं। जैसा कि जबलपुर के पास लामेला घाट में इनके अवशेष प्राप्त हुए। नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज हुआ करता था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो एक बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर ऊंचा था। इनमें से कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे, कोई 2 पैरों पर चलने वाले थे, कोई 4 पैरों पर, और कई डायनासोर तो ऐसे थे जो उड़ भी सकते थे। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। इनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस और गिंको नाम का जो पेड़ है वो डायनासोर के युग में भी पाया जाता था और आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। आप चित्र में जिस पेड़ को देख रहे हैं वो गिंको नाम का पेड़ है जो डायनासोर के युग में तो पाया जाता था और आज भी इस पृथ्वी पर पाया जाता है। और तो और हिरोशिमा में एटम बम से जब सब कुछ विध्वंस हो चुका था तब सबसे पहले पनपने वाला यही सजीव था। पौधे ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्राणी भी पाए जाते हैं जो डायनासोर के युग में तो थे ही और आज भी पाए जाते हैं, जैसे चूहा और कॉकरोच। ये तो ऐसे प्राणी हैं जो डायनासोर के युग में तो पाए ही जाते थे बच्चों, और साथ ही साथ आज भी हमारे घरों में आसानी से देखे जा सकते हैं। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां तो पाई जाती है परंतु डायनासोर अब इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं पाए जाते थे परंतु अब इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में ये परिवर्तन कैसे आया होगा। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर जीवों के विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जीवन की उत्पत्ति और क्रमिक विकास से जुड़ी सारी गुत्थियों को सुलझाने का श्रेय जिस साइंटिस्ट को जाता है वो थे चार्ल्स डार्विन। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। चार्ल्स डार्विन ने चिकित्सा शास्त्र, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान आदि विषयों का गहरा अध्ययन किया और नई अवधारणाएं दी। उन्होंने अपनी खोज के लिए लंबी लंबी यात्राएं की व शोध किए। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिणी अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। उन्होंने HMS बीगल नाम के जहाज पर अपनी समुद्री अन्वेषी यात्रा 1831 में शुरू की, जिसमें
उनका काम नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना था। बीगल में डार्विन का सफ़र 1831 में शुरू होकर 1836 में ख़त्म हुआ। 5 साल की यात्रा के बाद भी अगले 20 वर्षों तक डार्विन कई पौधे और जीवों की प्रजातियों को इकट्ठा कर अध्ययन करते रहे और 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म या डार्विनवाद कहा जाता है। ये एक ऐसा निष्कर्ष था जिसने प्रकृति के क्रम में मानव के स्थान के बारे में मानवता का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। अब 15 सितंबर 1835 को बीगल अपने महत्वपूर्ण मुकाम गलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचा, जो प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। यहाँ 4 समुद्री धाराएं आपस में मिलती है। ये गलापागोस द्वीप समूह बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है। ये सभी टापू लावा से बने हैं। यहाँ डार्विन ने 5 सप्ताह बिताए और यही उन्हें जीवन के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन का अध्ययन करने का अवसर मिला। यही वो जगह थी जिसने डार्विन की आंखें खोल दी। यहाँ उन्होंने कछुआ देखा जो लगभग 500 पाउंड का था। छोटे कानों वाले उल्लू देखे। समुद्र तट के काले लावे की चट्टानों पर बड़ी बड़ी बेहद सुस्त और भयानक छिपकलियां देखी। इनका रंग उतना ही काला था जितना इनके नीचे की चट्टानों का, जहां वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए रेंगती रहती थी। इनके अलावा कैक्टस को देखा। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ उन्हें एक वर्मी का जीवाश्म मिला जो काफ़ी बड़े आकार का था, जबकि डार्विन उस समय जिन वर्मियों का अध्ययन कर रहे थे वे आकार में काफ़ी छोटे आकार के थे। तो उन्होंने इन दोनों ही वर्मियों का कंपैरिजन करके ये पाया कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। डार्विन ने वर्मियों के साथ साथ अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से ये बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को दर्शाते हैं। यहाँ के भूरे रंग के पक्षियों की तरफ डार्विन का खास ध्यान गया। इन पक्षियों को डार्विन ने फिंजिस नाम दिया। ये फिंजिस दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन डार्विन को इन फिंजिस की चोंचों में कुछ विभिन्नताएं दिखाई दी। कुछ पंछियों की चोंचें बड़ी थी जो बड़े बड़े बीजों को चबाने के लिए उपयोगी थी। कुछ दूसरे पंछियों की चोंच सूंडनुमा थी जो छोटे जानों को चुगने में सहायक थी। कुछ अन्य पंछियों की चोंचें ऐसी थी जो फल खाने के लिए उपयुक्त थी और कुछ पंछी अपनी चोंचों का इस्तेमाल कीट खाने के लिए करते थे। जितनी विविधता इन पक्षियों की चोंचों में थी, उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में थी। इन तथ्यों से एक नतीजा डार्विन ने यह निकाला कि पहले गलापागोस द्वीप पर पक्षी नहीं थे। ये पक्षी दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर से उड़कर यहाँ पहुँचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे होंगे। अर्थात एक पक्षी से कई प्रकार के पक्षियों की उत्पत्ति हुई होगी तथा कार्य के अनुसार इनकी चोंचों में विविधता आई होगी। चोंचों में ये जो विविधता पक्षियों में डार्विन ने देखी, ये विविधता एक सजातीय लक्षण का अर्थात होमोलॉगस कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो रचना और उत्पत्ति में एक समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख,
भेड़ व कुत्ते की अगली टांगे, मनुष्य और छुछुंदर के अग्रपादों को देखा जा सकता है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमरस हैं एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक जैसे थे। संवृत्ति लक्षण। संवृत्ति लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो संरचना की दृष्टि से अलग अलग परंतु कार्य में समान होते हैं। जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य एक समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उनके अग्र टांग से बना है, वही तितलियों का पंख उनकी टांगों से नहीं बल्कि मुख्य रूप से उनकी त्वचा से बने होते हैं। इन्हें ही संवृत्ति लक्षण कहा जाता है। बीगल का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। तो उनके मन में यह विचार आया कि यदि मनुष्य कृत्रिम चयन के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवरों और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती? उनका उत्तर उन्हें हाँ में मिला, अर्थात प्रकृति भी ऐसा कर सकती है। डार्विन ने इस आधार पर प्राकृतिक चयन के बारे में समझाया। प्राकृतिक चयन अर्थात वे जीव जो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपने समान नए संतानों को पैदा करते हैं। लेकिन जो जीव स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाते, वे नष्ट हो जाते हैं या प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। इसे ही डार्विन ने प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। डार्विन की बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले थे। ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस। मुख्य रूप से इन्होंने तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। गहरे अध्ययन और कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि फर्स्ट पॉइंट, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा। जिनके जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। प्राणी विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए खास विभिन्नताएं बहुत आवश्यक होती है। एक प्रजाति में ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। अनुकूलन, जीवों द्वारा वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए थे। इस प्रकार उनमें अनुकूलन की प्रक्रिया देखी गई। दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ये इतने विविध हो गए थे कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो गए थे। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहा जाता है।
किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है।